Introduction to C++. C++ is a middle-level programming language. Runs on a variety of platforms such as Windows, Mac OS, and the various versions of Unix. आपने C जब पढ़ा होगा तो बेसिकली उसमें भी पढ़ा होगा कि C is a mid-level language. मिड लेवल लैंग्वेज कहने का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग दो ही लैंग्वेज पढ़ते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। अब मिड लेवल ऐसा कोई लैंग्वेज है नहीं, बट सी और सी प्लस प्लस का केस में क्या होता है, इवन जावा के केस में भी थोड़ा बहुत क्या होता है कि इन दोनों को सपोर्ट करता है, यानी मिड लेवल लैंग्वेज को भी, सॉरी लो लेवल लैंग्वेज को भी और हाई लेवल लैंग्वेज को भी, दोनों को सपोर्ट करता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं मिड लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज की जरूरत कब पड़ती है? लो लेवल लैंग्वेज की जरूरत कब पड़ती है? हम लोग अभी जितना भी हम लोग प्रोग्राम करेंगे सी प्लस प्लस में, ऑब्वियसली किस लेवल लैंग्वेज में करेंगे? किस लैंग्वेज में? हाई लेवल लैंग्वेज में। क्या हम लोग के लो लेवल लैंग्वेज आता है क्या? 0-1 पर आप कोडिंग करेंगे, इसीलिए आप हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ें। तो मिड लेवल कहने का मतलब कि लो को भी सपोर्ट करता है, और लो में प्रोग्रामिंग कहने का मतलब कि वैसा सॉफ्टवेयर जो हम लोग क्या हार्डवेयर बेस्ड बनाते हैं। क्या बेस्ड बनाते हैं? हार्डवेयर बेस्ड। यानी कि अगर आप सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने आना है तो आपको लो लेवल की भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना थोड़ा टफ होता है। किससे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ रहे हैं ना, जैसे ओएस एज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ड्राइवर्स, कीबोर्ड का ड्राइवर्स, जितना भी हार्डवेयर लेवल का सॉफ्टवेयर है, ड्राइवर हो गया, चाहे वो कीबोर्ड का हो गया, प्रिंटर का हो गया, मॉनिटर का हो गया, या फिर कीबोर्ड्स का हो गया, रोबोटिक्स, वो भी तो हार्डवेयर लेवल का प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। ये सब में आपका चूंकि हार्डवेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो इसमें आपका लो लेवल की भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हार्डवेयर का इंटरेक्शन किससे होता है? लो लेवल समझता है, हार्डवेयर दैट मींस मशीन, तो वहां पर लो लेवल की जानकारी आपको होना चाहिए, या फिर असेंबली की होनी चाहिए। असेंबली आप पहले पढ़े होंगे कि असेंबली हो लैंग्वेज होता है, और मशीन लैंग्वेज होता है, और हाई लेवल लैंग्वेज होता है। असेंबली और मशीन किस में आता है? लो में। किसमें आता है? तो अभी भी असेंबली पर प्रोग्राम होता है, उसकी पढ़ाई होती है ना। और वो किस लिए? सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो सी प्लस प्लस और सी में दोनों तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। सिस्टम थोड़ा टफ होता है, उसमें ज्यादा आपको डेप्थ सीखना पड़ेगा, तो दोनों तरह के होता है, इसलिए इसको कहते हैं मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। C++ is an object oriented programming language, ये बता चुका हूं। ठीक है। It is an extension to C programming. C का ही क्या है? एक्सटेंशन। शुरुआत में C++ का नाम था C with classes। क्या नाम था? मतलब C प्रोग्राम है जिसमें क्लास का यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, तो C with classes था, जो उसका यूज पर आएंगे, है ना। .c से तो नहीं होगा, C with classes, है ना। उसके बाद इसका नाम पड़ा C++। ठीक है। इट इज जनरल पर्पस केस सेंसिटिव, गेटिंग माय पॉइंट्स, केस सेंसिटिव फ्री फॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसीजरल एंड जेनरिक प्रोग्रामिंग। ठीक है। केस सेंसिटिव के मतलब आप समझते हो, सी में पढ़े होगे, सी इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, जिसमें क्या होता है कि जो चीजें कैपिटल में लिखा हुआ उसको कैपिटल में लिखना है। INT इंट आप हमेशा किस में लिखते थे? कैपिटल या स्मॉल? स्मॉल में, कैपिटल में नहीं लिख सकते हैं। दैट मींस इस तरह की चीजों को हम लोग कहते हैं केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो C++ इज आल्सो केस सेंसिटिव लैंग्वेज, जो आपको प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। प्रोसीजरल मतलब फंक्शन बेस्ड। क्या बेस्ड? यहाँ प्रोग्राम को हम लोग को कैटेगराइज करना है, तो उसको फंक्शन बेस्ड हम लोग कैटेगराइज करेंगे, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी सपोर्ट करता है। और जेनरिक प्रोग्रामिंग है, जनरल चीजें भी इस पे हम लोग काम कर सकते हैं। जनरल चीजें, जनरल छोटा मोटा सॉफ्टवेयर बनाना, ठीक है ना, बहुत सारे जनरल काम होते हैं, जैसे कोई ड्राइवर सॉफ्टवेयर बनाना, तो ये सारा चीज हम लोग इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। हिस्ट्री ऑफ C++। को डेवलप किया है रिजार्ने स्ट्रूस्ट्रप। किसने डेवलप किया है? रिजार्ने स्ट्रूस्ट्रप इन 1980।
अब कहीं कहीं लिखा रहेगा 1979, कहीं यहाँ लिखा रहेगा 1981, 1982, तो ऐसा कुछ दिमाग में नहीं लाना है। कहीं 1982 है, कहीं 19 है, आप 1980 भी लिख दीजिए, 1979 भी लिख दीजिए, 81 भी लिख दीजिए, वो भी चलेगा। क्योंकि ऐसा नहीं ना होता कि जिस समय डेवलप किया था तो काउंट कर रहा था दिन कि डेवलप हो रहा है, डेवलप हो रहा है, हो गया, है ना। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग लिखा हुआ। कहीं ये लिखा होगा 1980s, एस का मतलब कि 1980s में, चाहे वो 81 हो, 80 हो, 79 हो, या 82 हो, 83 तक हो। क्लियर है। एट बेल लेबोरेटरीज, AT&T, और AT&T के बारे में आप पहले से ही जानते हैं। AT&T में कौन डेवलप हुआ था? सी लैंग्वेज, है ना। तो ये चीज हुआ था, ठीक है। Bjarne Stroustrup is known as the founder of C++ language. Okay, it was developed for adding a feature of OOP, है ना, in C without significantly changing the C component. यानी कि C++ डेवलप करने का मेन रीजन क्या था कि चूंकि लेटेस्ट जो टेक्निक हो गया था वो हो गया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो C को इनहांस करके C में ही ऐड किया गया उप्स का फीचर। किसका फीचर वो ऐड किया गया? उप्स का फीचर। और उसको फिर नाम दिया गया क्या? C विथ क्लासेज, और फिर चेंज करके क्या किया गया? C++। तो मेनली इसमें है C से अलग यही है इसमें कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करता है, बाकी आपको सब सेम मिलेगा, सिर्फ प्रिंटफ और स्कैनफ को छोड़कर। बाकी सब फंक्शन, स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शन सेम है, चाहे मैथमेटिकल फंक्शन SQRT, POW, सारा आपको क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। C++ प्रोग्रामिंग इज रिलेटिव कॉल्ड सुपरसेट ऑफ C, यानी C का क्या है? सुपरसेट है। और C इज द डैश ऑफ C++, सबसेट ऑफ C++। क्या होगा? सबसेट होगा, ठीक है। तो सुपरसेट अगर C++ तो सबसेट क्या हो जाएगा? C होगा। तो ये एक तरह से हिस्ट्री है, बट आपको ये कहानी हम लिख दिए हैं, आप अपने हिसाब से भी नेट पर जाके कहानी वगैरह पढ़ लेंगे चीजों को, ठीक है, समझ गए। नोट हम आपको ये शेयर कर देंगे, नोट आप बना लीजिएगा। दूसरा चीज है कि नोट जरूरी नहीं कि हम जितना लिखे हैं उतना ही बनाएं, आपको लगता है तो आप और कंटेंट इसमें ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। क्योंकि पढ़ने का तरीका यह है कि जो भी चीजें हम पढ़ाएं उसको एटलीस्ट एक बार घर में जाके पढ़ना है। मेरा नोट्स देखिए, मेरा वीडियो देखिए, उसके बाद आप नेट पर जाइए, नेट पर हिस्ट्री ऑफ C लिखिए, C++ लिखिए, वहां पर कुछ आपको दिखा, मेरे से ज्यादा दिखा, उससे मिलाकर आप मेरे नोट से मिलाकर तब आप अपने हिसाब से नोट बनाइए। नोट सबको बनाना है, कोई इसको नहीं शेयर करेंगे तो नहीं रखना है सॉफ्ट, हार्ड कॉपी सबको बनाना है, प्रिंट आउट भी नहीं, नोट्स चेक करेंगे हम, ठीक है। और अपना भी इसमें ऐड करना है, डायग्राम ऐड करना है अपने से, अगर कहीं लगता है कि यहाँ पर डायग्राम होना चाहिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, और ये है आपको इवोल्यूशन ऑफ C++, यानी C++ के पहले कौन कौन सा लैंग्वेज है। तो यहां तक तो आपको पता ही है, अल्गोल हुआ सबसे पहले, अल्गोरिथमिक लैंग्वेज, उसके बाद BCPL, ये तो B का होगा, BC में आप पढ़े ही होंगे। C में सबसे पहले लैंग्वेज कौन आया था? BCPL, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। BCPL के बाद कौन आया था? B लैंग्वेज। B के बाद कौन आया था? C लैंग्वेज। C को ही इनहांस करके बनाया गया K एंड RC, यानी कि ये जो C था ट्रेडिशनल C, उसको डेवलप कौन किए थे? डेनिस रिची। तो वो डेनिस रिची के बेस पर था, फिर उसमें अमेंडमेंट किया गया, थोड़ा बहुत चेंज किया गया, और लास्ट में निकला वो क्या? K एंड RC, कर्निंघम एंड डेनिस रिची, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हुआ? C++। क्या हुआ? हालांकि C और भी डेवलप हुआ, C89 था, फिर C99 हुआ, जो C में बहुत सारा फीचर ऐड हो गया। उसी तरह C++ नया वाला भी देखिएगा ना तो बहुत फीचर ऐड हो गया, लेकिन वो हम लोग को सिलेबस का पार्ट नहीं, क्योंकि C++ में बहुत ज्यादा हम लोग सॉफ्टवेयर नहीं बनाते थे, कुछ टफ होता था बनाना, ठीक है। तो लोग स्विच कर जाते थे किस में? जावा में। अब इसलिए आप जानते होंगे कि अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो एक लास्ट में आपको स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, या तो जावा आना चाहिए, या फिर .NET आना चाहिए, या फिर पाइथन आना चाहिए। कोई नहीं बोलता है कि C++। तो C++ भी अपना फीचर ऐड कर दिया है, बहुत सारे जावा जैसा फीचर ले आया है, लेकिन दैट इज नॉट पार्ट ऑफ माई सिलेबस, क्योंकि हम लोग फिर किसमें स्विच कर जाते हैं?
जावा में स्विच कर जाते हैं और उस चीज से हम लोग पढ़ते हैं। अगर आपको चाहिए कि नहीं हम सी प्लस प्लस ही पढ़ेंगे तो आपको भी इसमें आगे आके बहुत सारा फीचर मिलेगा जो नए वाले सी प्लस प्लस के वर्जन में ऐड किया है, जिसको हम लोग बोलते हैं STL, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। वो फीचर ऐड किया है जावा जैसा, तो उसको हम लोग अडॉप्ट नहीं करते हैं, नहीं देखते। ठीक है, तो ये हो गया इवोल्यूशन। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं सी प्लस प्लस फीचर्स। ठीक है, तो सी प्लस प्लस का फीचर्स क्या क्या है? सिंपल, अब इसमें हमको समझाने की जरूरत नहीं है, सारे लैंग्वेज आपको क्या कहता है? सिंपल करते हैं। पहला फीचर यही पढ़ेंगे, जावा भी पढ़ेंगे सिंपल। अब आपके लिए वो क्या है वो तो आप समझे, लेकिन हर एक लैंग्वेज क्या होता है? सिंपल होता है। अब मैं ये बता सकता हूँ कि आपके लिए सिंपल इसलिए है कि आपने सी पढ़ रखा है, तो आपको पढ़ने में क्या होगा? आसानी होगा, क्योंकि ये सी बेस्ड है और सी लगभग सब कोई पढ़ता है। ठीक है, मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि अगर प्रोग्राम किसी एक कॉन्फ़िगरेशन वाले मशीन पर लिखें, एक ओएस वाले कॉन्फ़िगरेशन पर लिखें, तो वो दूसरे ओएस या दूसरे कॉन्फ़िगरेशन वाले मशीन पर भी एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन 100% ट्रू नहीं है। कहते हैं कोई सी, आपने सी के लिए कौन सा एडिटर यूज किया था? टर्बो ना? तो टर्बो विंडो 7 विंडो एक्सपी तक सही चलता था, लेकिन विंडो 7 के बाद फिर क्या हो गया? थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा हम लोग को करना पड़ा। तो थोड़ा सा इसमें किसी एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाइएगा तो थोड़ा बहुत आपको चेंज करना पड़ेगा, उतना तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ हम टर्बो पर नहीं बताएंगे, अब टर्बो भूल जाइए। ठीक है, यहाँ हम दूसरा एडिटर यूज करेंगे। ठीक है, एक तो टर्बो आपको ब्लू स्क्रीन डॉस जैसा खुलता है। ठीक है, तो आप हम लोग देखेंगे यहाँ पर हम किस पे बताते हैं। मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, समझ रहे हैं? तुम सो रहा है क्या जी? तुम्ही को कह रहे हैं तुम सो रहा है, लगातार आंख बंद हो रहा है। नहीं नहीं, कैसे सर, कहानी सुन रहा है तो नींद आ रहा है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब ये बताइए आप लोग पढ़े हैं व्हाट इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? एसक्यूएल अनस्ट्रक्चर्ड आता है, वो तो होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो एसक्यूएल अलग हो गया। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखिए आप जब सी पढ़े होंगे तो शुरुआत में पढ़े होंगे स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड कहने का मतलब होता है वैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी हो, यानी डिसीजन बेस्ड प्रोग्रामिंग हो, लूपिंग बेस्ड प्रोग्रामिंग हो और सीक्वेंशियल तो हो। सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब क्या है? स्ट्रक्चर्ड बेस्ड प्रोग्रामिंग है। अनस्ट्रक्चर्ड कहने का मतलब एसक्यूएल हो गया, एचटीएमएल हो गया, क्योंकि एसक्यूएल में कोई डिसीजन वाला था नहीं ना था। हालांकि है पीएल एसक्यूएल है एडवांस पार्ट, लेकिन वो आप लोग पढ़े नहीं होंगे। पीएल एसक्यूएल होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोसीजरल लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो पढ़े नहीं थे। एचटीएमएल एक लैंग्वेज है बट अनस्ट्रक्चर है, उसमें डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी नहीं है। एचटीएमएल पढ़ते हैं आप क्या? लूपिंग पढ़ते हैं, जावास्क्रिप्ट में आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया अनस्ट्रक्चर्ड। तो ऑब्वियसली सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर्ड है। रीच लाइब्रेरी, इसका मतलब बता सकते हैं? हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाइब्रेरी होता है ना? प्री डिफाइंड सर, है ना? यानी कि हमारा प्री डिफाइंड टर्म्स कहाँ स्टोर होता है? लाइब्रेरी में। जैसे आप फंक्शन पढ़ते हो, है ना, स्कैनफ, प्रिंटफ, है ना, रिवर्स, strrev, strcmp या pow, sqrt, तो ये सब प्री डिफाइंड चीज है, तो उसके लाइब्रेरी में ये स्टोर किया है ना, एक फाइल के रूप में, जिसका फाइल का एक्सटेंशन होता है क्या? .h। सारा फाइल, सारा फंक्शन एक फाइल में रखा रहता है और फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .h। भाई हमारे लिए क्या हो गया? हेडर फाइल हो गया। तो इसमें रिच लाइब्रेरी है क्योंकि इसमें बहुत सारा प्री डिफाइंड चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, जो काम आपसे नहीं होगा वो हम लोग प्री डिफाइंड से कर लेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट आपका सी में भी होता था, पढ़ते हैं ना पॉइंटर। पॉइंटर किस लिए पढ़ते हैं? मेमोरी को मैनेज करने के लिए। एरे से जो वेस्टेज होता था, कैसे हम लोग मेमोरी को यूटिलाइज करेंगे, तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे पॉइंटर कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। और ज्यादा मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ना होगा तो आप डीएस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वो पूरा पॉइंटर बेस्ड या सी पर बेस्ड है, तो यहाँ पर भी पॉइंटर को सपोर्ट करता है। कौन? सी प्लस प्लस। ठीक है, फास्ट स्पीड, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं। ठीक है, पॉइंटर्स
ऑब्वियसली पॉइंटर्स को डिस्कस कर दिए। रिकर्सन, ऑब्वियसली रिकर्सन आप जान रहे हैं, ये सपोर्ट करता है रिकर्सन यहाँ पर भी। एक्सटेंसिबल, एक्सटेंसिबल कहने का मतलब होता है कि इसके प्रोग्राम को हम इजिली एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी इसके कोडिंग को हम लोग एक्सटेंड करके आप जावा के कोडिंग में भी चेंज कर सकते हैं, पाइथन के कोडिंग में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसका उप्स फीचर है और जो जो लैंग्वेज उप्स को क्या करेगा, अडॉप्ट करेगा, उसमें आसानी से एक्सटेंड हो जाएगा। या इसको आप एक्सटेंसिबल करके डेटाबेस से भी क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये इसमें फिजिबिलिटी है कि उप्स के अनदर लैंग्वेज में भी एक्सटेंड कर सकते हैं, या फिर इसको किसी डेटाबेस के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और डेटाबेस का कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे। डेटाबेस हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि कोई भी वेबसाइट आप बना लो, कोई भी सॉफ्टवेयर बना लो, एक डेटाबेस की प्रोविजन होती है, ठीक है। हाँ, क्या पूछ रहा था? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, समझ रहे हैं, एंड कंपाइलर बेस्ड, यानी कि ये भी किसको सपोर्ट करता है, कंपाइलर को, न कि इंटरप्रेटर, ठीक है। तो ये इसका क्या है, फीचर्स है। समझ में आ गया? तो अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से यहाँ पर डील सबको किया हुआ है, नहीं, ये आप अपने हिसाब से डील भी कर सकते हैं, कर लेंगे ना। चलिए, तो ये हो गया C++ का क्या फीचर्स हो गया सर। हाँ सर लास्ट क्लास में आप बोल रहे थे सर, क्या लास्ट क्लास में आप बोल रहे थे डाटा को हाइड भी किया जा सकता है। नहीं, आवाज क्लियर आ रही है तुम्हारी। लास्ट क्लास में क्या कह रहे हैं? सर हम कह रहे हैं कि लास्ट क्लास में आप डिस्कस किए थे कुछ डाटा को हाइड भी किया जा सकता है। हाँ हाँ, तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन का फीचर होता है, तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ही पढ़ेंगे। हाँ हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जो कल क्लास में जो भी डिस्कस हमने किया था पिछले क्लास में, वो सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स थे, ठीक है। अब वो कैसे हाइड करेंगे, तो वो तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जाएंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, उसके लिए क्या टर्म्स यूज होता है ना, तब ना देखेंगे। तो कल तो इंट्रो था, कल जो पिछले क्लास में समझना था पॉइंट्स क्या क्या होता है, ठीक है। अभी जो इतना पढ़ा है उसमें समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलो आगे बढ़ो। उसके बाद है आपका C++ फीचर, तो ये सारा आपको लिखना है, तो आप नोट्स इसको बना लेंगे अपने हिसाब से, उसी पॉइंट को डील किया गया है, ठीक है। चलिए, तो वो सारा चीज है। अब है कि हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम को लिखने के लिए ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, एडिटर की जरूरत पड़ती है, कंपाइलर की जरूरत पड़ती है, सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो आपको यहाँ पर हमने बताया कि आप किसका यूज कर रहे थे, टर्बो का। किसका यूज कर रहे हैं? हम बताएंगे कोड ब्लॉक। किस पे बताएंगे? यानी टर्बो के अलावे भी बहुत सारे आपके पास कंपाइलर अवेलेबल है, जिसपे आप C और C++ का प्रोग्राम रन करा सकते हैं, राइट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं। क्लियर है? तो टर्बो पर आदत है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर टर्बो पर ही आपको चाहिए तो टर्बो पर आप करा लीजिए, क्योंकि आपके ऊपर है। लेकिन सबसे अच्छा रहेगा कोड ब्लॉक, AOC++, ऐसे बहुत सारा IDE है। कोड ब्लॉक है, इक्लिप्स है, विजुअल स्टूडियो है जो अभी सबसे ज्यादा चल रहा है। पाइथन का कोड करते थे ना VS कोड पर, लेकिन वहां पर भी करेंगे, लेकिन हम लोग किस पे करेंगे, कोड ब्लॉक का यूज करेंगे। क्लियर है? IDE समझते हैं? IDE का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है IDE का मतलब? IDE एक प्लेटफॉर्म देता है किसी भी प्रोग्राम को राइट, एडिट, रीड, एग्जीक्यूट कराने के लिए, उसको हम लोग IDE कहते हैं, है ना। कोई भी प्रोग्राम आप लिख रहे हैं C++ का, तो लिखने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो जैसे आपका प्लेटफॉर्म अभी तक C के लिए क्या यूज कर रहे थे, टर्बो C, तो एक IDE है, बट IDE उसको नहीं कहते क्योंकि वो बहुत ऑब्सोलीट है, बहुत पुराना है। एक तो ब्लू कलर का स्क्रीन देता है, डॉस मोड जैसा, कर्सर भी उसका वर्टिकल नहीं रहता है, हॉरिजॉन्टल रहता है, देखते हैं ना। तो डॉस वाला मोड है, उसमें आपको फाइल को कहाँ सेव करना है, ऑल्ट टैब कीजिएगा तो स्मॉल छोटा हो जाएगा, तो बहुत सारे उसमें क्या है, प्रॉब्लम्स है। तो डेओ C++ है,
जिसमें आपको अलग अलग कलर में सब वैल्यू हो जाएगा। इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेगा। इंटेलिजेंस मतलब समझते हैं कि कोई चीज अगर लिख रहे हैं, एसटीआर लिख रहे हैं, तो एसटीआर भी आपको ऑप्शन देने लगेगा, देता है ना। जैसे कोई चीज फॉर्म आप भरते हैं, जब भी लिखते हैं तो उससे रिलेटेड आपको क्या देने लगता है, ऑप्शंस देने लगता है। इसको कहते हैं इंटेलिजेंस। तो हम लोग वैसे आईडी का यूज करेंगे जहां पर हमको प्रोग्राम लिखने में क्या होगा, आसान हो। तो मार्केट में बहुत सारा आईडी है उपलब्ध, अब उस आईडी को फॉलो करेंगे, जिसमें मैं फॉलो करूंगा कोड ब्लॉक। आप भी फॉलो कीजिएगा कोड ब्लॉक। डेव C++ सब में लगभग सेम टाइप का होता है, क्लियर है। कुछ डिफरेंट होगा, किससे, टर्बो से। तो एक दिन वो डिफरेंट होगा, वहां पर समझ जाएंगे तो फिर आप उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि हर आईडी क्या होता है कि अपने तरीके से काम करता है। एक दिन आपको समझा देंगे, बाकी आप समझ जाएंगे, क्लियर है। आईडी का मतलब क्या, लिखवाने के लिए कह रहा है। इतना मेहनत हम क्यों किए हैं जब लिखवा भी करेंगे यहाँ बोल बोल के, नहीं ना, नहीं तो छोड़ दो, हम बना के नहीं लाएंगे, लिखवा देंगे। क्या लिखना होगा, नहीं सब नोट्स बनाना है ना। इतना हम मेहनत से बनाए, तुमको ही बनाना है सब नोट्स, हम चेक करेंगे कॉपी। ठीक है, समझ गए इसमें। चलिए अब इसमें है एप्लीकेशन ऑफ C++ प्रोग्रामिंग। एप्लीकेशन कहने का मतलब क्या, कहां कहां इसका यूज होगा C++ का। तो सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, और ये आप जानते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों आप जानते हैं। सबसे पहले इसमें डेवलप हुआ था क्या, MySQL, इसी में डेवलप हुआ है, ठीक है। MySQL हुआ है, ब्राउजर्स हुए हैं कुछ, ठीक है। उसके बाद आपका कुछ ओएस भी हुआ है, क्या हुआ है, ओएस भी, मैक ओएस, लिनक्स, क्योंकि सी तो जानते हैं यूनिक्स के लिए बना था ना, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो सी का ही एक्सटेंडेड रूप है। तो यहाँ पर मैक ओएस, लाइनक्स, है ना, ये सब में ही किसका यूज हुआ है, C++ का यूज हुआ है, ठीक है। और आपको ब्राउजर में भी यूज हुआ है, किसमें, क्रोम में, मोजिला फायरफॉक्स में, ये सब ब्राउजर्स में भी इसकी कोडिंग की यूज हुई है, क्लियर है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। अब कौन कौन सा लैंग्वेज डेवलप हुआ है इसमें, ये क्या है, C#। तो कौन कौन, C#, है ना, जावा, इवन जावा आप पढ़ेंगे ना तो पढ़ने में एकदम आसानी होगा, एकदम C++ जैसा ही मिलेगा, ठीक है। कुछ चेंजिंग होगा, ऐसा नहीं कि एकदम से, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको सेम मिलेगा। जावास्क्रिप्ट, पर्ल, यूनिक्स, सेल, PHP, पाइथन, वेरिलॉग, ये सब इतना लैंग्वेज है जो किस पर बेस्ड है, C++ पर बेस्ड। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा C++ का यूज करके बना है, मतलब C++ का भी यूज इन लोगों में हुआ है। तो समझिए कि जब इतना बड़ा बड़ा लैंग्वेज इसमें बनाया हुआ है, और ये सब अगर बनाया होगा वो दिखेगा तभी समझोगे। हैंड रेज किया है जी, क्या दिक्कत है, सर आपकी वॉइस रुक जाती है सर। अरे यार यहाँ डिस्कनेक्ट हो जाता है नेट के चलते, इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पर है कंप्यूटेशन प्रोग्रामिंग, ठीक है, मतलब साइंटिफिक चीजों में यूज होता है, कैलकुलेशंस में यूज होता है। कंप्यूटर गेम्स डेवलपमेंट, समझ रहे हैं पॉइंट को। एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम में क्या आ जाएगा आपको, MRI मशीन, MRI समझते हैं ना, MRI स्कैन होता है ना, फुल फॉर्म मुझे नहीं याद आ रहा है। MRI होता है मशीन जहां पर क्या करते हैं, जांच जाते हैं, ब्रेन का MRI होता है, पूरा बॉडी का MRI होता है। अगर आपको एक्सरे से नहीं पता चल रहा है तो हम लोग लास्ट में क्या कराते हैं, MRI, वो अंदर तक जाके पूरा आपको चेकअप करेगा। तो खैर मेडिकल इक्विपमेंट है वो। कैड में यूज होता है, कैड में, कैड जानते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ज्यादातर इसका लोग सॉफ्टवेयर का यूज किस में करते हैं, आर्किटेक्ट लोग यूज करते हैं, जहां पर डिजाइन बनाना रहता है बिल्डिंग का,
या बड़ा पुल का, ये सब का, ये आर्किटेक्ट लोग इसका यूज करते हैं सॉफ्टवेयर को, ऑटो कैड जिसको कहते हैं। तो ये सब था एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ यूज होगा C++ का प्रोग्रामिंग, और कहाँ कहाँ यूज होके अलग अलग कौन कौन सा लैंग्वेज डेवलप किया गया है। तो ये था आपको इसमें। तो ये सब बेसिकली आपको कहानी था जो आपको समझना था, पढ़ना है, याद रखना है, और आपको नोट्स भी बनाना है। क्या बनाना है? नोट्स भी बनाना है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, सबसे पहले हम सिखा दे रहे हैं यहाँ पर इनपुट और आउटपुट, तब हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, इनपुट और आउटपुट चलेंगे। तो यहां पर आप जानते हैं कि थोड़ा सा यहां पर दे दिए हैं C++ स्ट्रीम। सबसे पहले मीनिंग समझना, स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। स्ट्रीम का मतलब होता है प्रोसेस। क्या होता है? प्रोसेस। दैट मीन्स इनपुटिंग, प्रोसेसिंग और आउटपुटिंग। कोई भी चीज का आप रिजल्ट देखते हो तो पहले आप इनपुट लेते हो, इंटरनली जाके क्या करता है? प्रोसेस करता है, फिर आपको क्या होता है? आउटपुट देता है। तो उस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रीम। प्रोग्राम भी आप लिखते हो, डेवलप करते हो, बनाते हो, तो वहां पर इनपुट लेते हो ना। उसके बाद प्रोसेस के लिए आप, जैसे आपको एडिशन करना है तो C = A + B, आपको रिवर्स निकालना है तो उसके लिए लॉजिक डेवलप करते हो, तो दैट इज प्रोसेसिंग इन दैट मशीन। और फिर आप आउटपुट देते हो प्रिंटफ में। तो ये तीन काम करते हो, तो यही क्या है पूरा कॉन्सेप्ट, इसको कहते हैं स्ट्रीम कहते हैं। सिंटेक्स नहीं कर सकते, इसको स्ट्रीम बोल सकते हैं। जब बोल रहे हैं कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? स्ट्रीम बोल सकते हैं। इनपुट लेना, प्रोसेसिंग कराना और आउटपुट कराना। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आप जानते हो कि हम लोग कुछ भी यूज करते हैं, जैसे अगर C की बात करें तो C में आप यूज करते थे प्रिंटफ और स्कैनफ। यानी स्कैनफ के थ्रू आप इनपुट लेते थे और प्रिंटफ के थ्रू प्रिंट कराते थे, और लॉजिक लिखते थे आप किस में? C में लिखते थे। अब उसके लिए आप यूज करते थे क्या? हेडर फाइल। क्या यूज करते थे? हेडर फाइल यूज करते थे। ठीक है। तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे Cin और Cout। ठीक है, ये हो गया इनपुट के लिए और ये हो गया आउटपुट के लिए। अब Cin और Cout ये मैंने तो नहीं बनाया है, ये प्रीडिफाइंड चीज है। तो ये भी किसी न किसी फाइल के अंदर होगा, किसी न किसी फाइल के अंदर होगा, यानी कि C++ के लाइब्रेरी में होगा। इसका क्या डेफिनेशन डिफाइन किया गया होगा, और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो C++ में ना एक स्ट्रक्चर है। जैसे आप C पढ़े होंगे तो फाइल हैंडलिंग पढ़े थे। फाइल हैंडलिंग में हम लोग इनपुट कहां से लेते हैं? फाइल से ना, और आउटपुट कहां से भेजते हैं? फाइल पर। तो अलग अलग तरीके से हम लोग इनपुट ले सकते हैं। या तो इनपुट हम लोग कहां से ले सकते हैं? कीबोर्ड से, और या तो इनपुट हम लोग कहां से ले सकते हैं? फाइल से। कहां से ले सकते हैं? फाइल से। तो सबसे पहले तो हम लोग कीबोर्ड वाला सीखते हैं। तो यहां पर अलग अलग स्ट्रीम बनाया गया है। सबसे पहला है IOS, जिसको हम लोग कहते हैं इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ये प्री डिफाइंड है। क्या है ये? प्री डिफाइंड क्लास है ये, जो उसके लाइब्रेरी में क्या है? स्टोर है। ठीक है। सबसे ऊपर क्या है? IOS, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इस क्लास का 3 पार्ट है, यानी कि यहाँ एक तरह से पिछले क्लास में बताया थे इनहेरिटेंस। क्या बताया थे? इस क्लास से 3 चीज बना है। आई स्ट्रीम, रिस्पॉन्सिबल फॉर इनपुट, स्ट्रीम बफर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल्सो इनपुट बट बफरिंग करके, यानी कि तीसरे जगह स्टोर करा सकते हैं, एंड ओ स्ट्रीम। चलिए देखिए,